हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स एट वन प्लेस में मैं मनोज कुमार बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 4 जुलाई के करंट अफेयर के प्रोग्राम को लेकर के और इसमें मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा-सा एक नया ट्विस्ट कह लीजिए कि एक नया प्रेजेंटेशन, एक नया कांसेप्ट लॉन्च किया है और इसमें आज से एक चीज़ और भी होने वाली है। वो ये है कि बता दिया जाए क्या? क्यों भाई? नहीं। सोच रहे हैं कि अभी ना बताएं, बाद में बताएंगे। यस, सरप्राइज और इंपॉर्टेंट चीज सुनने के लिए, सारी चीजें करने के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और आज के वीडियो को कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। उसके बाद आपको सरप्राइज भी मिलेगा, लेकिन सरप्राइज के लिए आपको लेना है तो आपको मेरे साथ ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल और मुझे फॉलो करना होगा इंस्टाग्राम पर। ओके, तब जाकर के वो सरप्राइज आपको मिल पाएगा, अदरवाइज सरप्राइज अधूरा होगा। सरप्राइज मैं जरूर दूंगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपकी पढ़ाई के लिए है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और अच्छा है, आपके लिए काम आएगा। आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरी एश्योरेंस है। मैंने कहा कि मैं धीरे धीरे आप लोगों को इस लेवल पर लेके जाऊंगा जहां आप सोच नहीं सकते। चलिए, आज के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कवर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, अब उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, चीजें कैसी हैं, तब फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपका ये रहा, आज का पहला टॉपिक है आईएनएस त्रिकंद और समुद्री सुरक्षा को लेकर के। अब ये चर्चा में क्यों आया? देखिए, ये है आपकी गल्फ ऑफ अदन और यहां पर एक घटना हुई थी गल्फ ऑफ अदन में, जिबूती के पास में। ठीक है, और यहां पर इस घटना को लेकर के ही इस समय चर्चा में आया कि 1 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना का ने अदन की खाड़ी में मालवाहक जहाज एमबी गोल्डन आर्सेनल पर समुद्री जो सोमाली लुटेरे थे उन्होंने अटैक किया और भारतीय नौसेना ने उसको खत्म कर दिया। अब ऐसा किसने कैसे ये खत्म किया? एक्चुअल में ये त्वरित बचाव अभियान आईएफसीआईओआर इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के द्वारा समन्वित की गई और इसमें जो भारतीय नौसेना का सबसे महत्वपूर्ण जो जहाज है आईएनएस त्रिकंद, जो कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको रडार से आसानी से आप कैप्चर नहीं कर सकते, रडार को पूरी तरीके से क्या कर देता है, खत्म कर देता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मार्कोस मरीन कमांडो से युक्त ये पूरा का पूरा आईएनएस त्रिकंद है और ये चालक दल के जहाज ने सिटाडेल नामक सुरक्षित कक्ष में शरण लेकर के इन सब लोगों की जान बचाई। और ये आईएनएस त्रिकंद जो है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, रूस में निर्मित एक उन्नत तलवार श्रेणी का युद्धपोत है जिसे 2013 में भारत में शामिल किया गया। अब मुझे बताइए कि क्या ये आपका प्रेजेंटेशन सही है कि नहीं है, चर्चा में क्यों, इसकी पृष्ठभूमि और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। हिंद महासागर क्षेत्र इंडियन जो है, जो इंडियन ओशियन रीजन है कि प्रथम प्रतिक्रियाता यानी कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और इसको ये विजुअल प्रेजेंटेशन है जिसको आप देख सकते हो कि यहां पर यह घटना हुई थी। अब मुख्य अवधारणा क्या है इसमें देखिएगा, आईएनएस त्रिकंद को लेकर के देखिए, स्टील टेक्नोलॉजी जो रडार क्रॉस सेक्शन को कम करके दुश्मन की नजर से बचता है, घातक मारक क्षमता है, आर्मामेंट अपग्रेडेशन, वर्टिकल लॉन्च सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, एंटीशिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें इस पर शामिल है। वही ब्रह्मोस मिसाइल जो दुनिया की सबसे डेडलिएस्ट मिसाइल मानी जाती है। सिटाडेल भूमिका, रोल ऑफ सिटाडेल, गहरे समुद्र में जहाज के अपहरण के समय नाविकों के लिए एक अवैध सुरक्षा कवच बन जाता है, ये उसको बचा लेता है। समुद्री डोमेन जागरूकता, एमडीए जिसे हम कहते हैं मरीन डोमेन अवेयरनेस, यह सफल अभियान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने में भारत की तत्परता को सिद्ध करता है। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखिएगा, समुद्री लुटेरों का बढ़ता दायरा भारत के समुद्री व्यापार मार्गों के लिए गंभीर भू राजनीतिक खतरा है, ये इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी टेक अवे, इंडियन ओशियन रीजन में भारत की त्वरित नौसैनिक प्रतिक्रिया वैश्विक समुद्री व्यापार को सुरक्षित करने और अपनी कूटनीतिक शक्ति को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। अब मुझे बता दीजिए, क्या ये इस तरह का प्रेजेंटेशन ठीक है या इससे पहले वाला जो मैं पढ़ा रहा था वो ठीक था? इसमें सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी की सारी पीपीटी में भी है, सारी चीजें भी हैं
और सबसे बड़ा सरप्राइज आपको सबसे लास्ट में दूंगा, और सरप्राइज लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक है हूल दिवस, ये और संथाल विद्रोह। अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि 30 जून 2026 को देश ने ब्रिटिश दमन के खिलाफ 1855 में शुरू हुए संथाल विद्रोह के 170 साल पूरे होने पर हूल दिवस मनाया, क्योंकि संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन भी या हूल भी कहा जाता है। संथाली भाषा में हूल का मतलब होता है क्रांति, प्रतिरोध या विद्रोह, संथाली लैंग्वेज। अब ये कहां पर है? 1857 के सिपाही विद्रोह से पहले भारत की संगठित जन क्रांति मानी जाती है। जनजातियों का विद्रोह था, जिसे सिद्धू, कानू, चांद, भैरव और उनकी बहनों फूलों और झानों ने इसको चलाया था। संथाल विद्रोह जनजाति, और यह विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों में दामन कोह इलाके में वर्तमान झारखंड में केंद्रित था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंस क्या है? आधुनिक भारतीय इतिहास में शोषक व्यवस्था के खिलाफ जनजातीय विद्रोहों के योगदान और उनके स्वरूप को हमको समझने में सहायता करता है कि भाई उन लोगों ने क्या किया। अब ये है पूरा झारखंड, झारखंड का ये जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, इसमें भी ये की पॉइंट है, ये है दामन कोह इलाका राजमहल की पहाड़ियों के पास में। ये रहा पूरा का पूरा, इसको आप देख सकते हो। अब इसमें देखेंगे तो मुख्य अवधारणा क्या है? देखिए, क्यों किया गया था? आर्थिक शोषण की वजह से। स्थायी बंदोबस्त के कारण बाहरी लोगों ने 500% तक भारी ब्याज दरें इनसे वसूल की, क्योंकि ये सब उनके कंट्रोल में आ गए और इनका शोषण किया बाहरी लोग, जिन्हें हम दिकू कहते हैं। भूमि अलगाव, कर्ज न चुकाने पर संथालों की जमीनें छीनकर उन्हें बंधुआ मजदूर बनाया गया। जो बाहरी लोग तो कौन थे? जिन्हें हम क्या कहते हैं? दिकू कहते थे, जनजाति लोग। समानता सरकार सिद्धू कानून ने कंपनी राज के अंत की घोषणा की और कर व्यवस्था लागू की, अपनी पैरेलल सरकार भी बनाई कुछ समय के लिए। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध छेड़ा, पारंपरिक हथियारों से ब्रिटिश प्रतीकों और साहूकारों पर हमला किया। इसमें महिलाओं की भूमिका अच्छी खासी थी, जिनमें फूलों और झानों ने 1000 महिलाओं की टुकड़ी का नेतृत्व किया था। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण, यह विद्रोह ब्रिटिश पुलिस और अदालतों के घोर पक्षपात के विरुद्ध एक सशक्त जन आंदोलन या जनजातीय आंदोलन माना जाता है। नीचे से उभरता हुआ इतिहास, सबल्टन हिस्ट्री, पहली बार जनजातीय किसानों, निम्न जाति वर्ग के लोगों को इतिहास में जगह दी गई, इस तरह के मुद्दों को इतिहास में जोड़ करके। ठीक है, और ये बताइए, संथाल हूल ने यह साबित किया कि जनजातीय समुदाय अपनी स्वायत्तता और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होकर के लड़ सकते हैं। अब मुझे बता दीजिए, ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? एवरीबॉडी इसको आप पढ़िए, समझिए, की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आराम से आपको समझ में आएगा। ये हिस्टोरिकल है, बाकी हिस्ट्री में इसको तो हम डिटेल में पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगला एक टॉपिक और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और अमृत कुंड की खोज। जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है महाराष्ट्र का, उसकी तो खोज पहले भी हो चुकी थी, वो था, लेकिन उसमें एक कुंड था, कुंड के अंदर अमृत कुंड जो मिला, उसके अंदर जब सफाई हुई, सारी चीजें हुई, तो उसके अंदर से हमें एक बेहतरीन शिवलिंग मिला, जो बहुमुखी शिवलिंग है, जिस पर शिवलिंग पर शिव जी की बहुत सारी आकृतियां उकेरी गई थी। यह अपने आप में अजूबा था। यस, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 65 फुट गहरे अमृत कुंड की सफाई के दौरान प्राचीन शिवलिंग की खोज की। और यह मंदिर नासिक में कहां पर है? ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है, जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। वर्तमान मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने इसका करवाया था, इससे पहले था, जिसको कहा जाए कि औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। अमृत कुंड एक बावड़ी है, स्टेप्ड टैंक है, जिसका जल पूजा और अभिषेक के लिए उपयोग किया जाता है। और ये जो कंसेप्ट है, ध्यान रखना, जो आपका त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये ध्यान रखना। ये रहा आपका त्र्यंबकेश्वर मंदिर। ओके, क्लियर हो गया। अब इसकी जो खास बात है, अद्वितीय ज्योतिर्लिंग, यह अन्य स्थानों के विपरीत त्र्यंबकेश्वर में 3 मुख हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि 3 मुख। इनके जो गर्भगृह में जो मूर्ति है वो इस तरह की है, कैसी है? त्रिमुखी है, पहली बात।
इस पूरे के पूरे मंदिर को बनाया गया है हेमाड़पंथी शैली से। हेमाड़पंथी शैली का मतलब होता है जहां पर चूना, मिट्टी, सीमेंट इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि क्रॉस सेक्शन में आपकी दीवारों का निर्माण किया जाता है, जिससे कि वो कभी हिले नहीं, भूकंप रोधी वगैरह। यानी कि क्रॉस सेक्शन, एक ईंटों को, पत्थरों को आपस में क्रॉस तरीके से इनबिल्ट करना, ठीक है, इंटरलॉकिंग के थ्रू। निर्माण सामग्री दक्कन ट्रैप से निकाले गए काले बेसाल्ट चट्टानों से इसको बनाया गया है। इसमें एक और भी कुंड है जिसे हम कहते हैं कुशावर्त कुंड। यह गोदावरी का प्रतीकात्मक उद्गम माना जाता है और नासिक का कुंभ मेला इसी का किनारे पर होता है, इसी के लिए प्रसिद्ध है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिला यह गुप्त शिवलिंग संभवतः मुगल आक्रमणों से बचाने के लिए इस कुंड के अंदर छुपा दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। मूल मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट करवा दिया था, बाद में जाकर के पेशवाओं ने इसके पुनर्निर्माण करवाया था। और आपका त्र्यंबकेश्वर मंदिर भारत की हेमाड़पंथी वास्तुकला का धार्मिक लचीलेपन का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ओके, क्लियर है एवरीवन? तो बताइए कि ये सारी चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही आप लोगों को? मजा आ रहा है कि नहीं? अब आप लोग हो रहा होगा सर आप तो ये पढ़ा रहे हैं, मैं ऐसे भी सुना सकता हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैं ऐसे भी सुना सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आपको डिस्क्राइब करूं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई सरस प्लेटफॉर्म। अब ये चर्चा में क्यों आया? ई सरस ये रहा, ये देखिए प्लेटफॉर्म है, डिजिटल इंटीग्रेशन करता है एमओआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ओएनडीसी ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स को, और उमंग ऐप को, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों को इंटीग्रेट करके ई सरस प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब ये है क्या? जुलाई 2026 में सरकार ने ई सरस डिजिटल मार्केट प्लेस की सफलता को रेखांकित किया, जिसमें बताया गया कि लगभग 8.62 करोड़ से अधिक महिला एवं स्वयं सहायता समूह इस राष्ट्रीय ई कॉमर्स नेटवर्क से जुड़े हैं, इनको जोड़ दिया गया है, इसलिए यह चर्चा में आया। अब यह है क्या? देखिए, ग्रामीण महिला कारीगरों के प्रमाणिक हस्तशिल्प उत्पादों के लिए एक विशेष ई कॉमर्स पोर्टल है ये ई सरस प्लेटफॉर्म, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए, हस्तशिल्प के लिए। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित और प्रशासित किया जाता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, यह है दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है एनआरएलएम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक डिजिटल घटक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक पार्ट है ये, और इसका उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करके ग्रामीण महिलाओं को सीधा बाजार से जोड़ना। अब सोचिए, जब इनसे जुड़ जाएंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से, ओपन नेटवर्क से, तो उनका माल आराम से बिकेगा, कहीं पर भी कोई बिचौलिया नहीं है। ओके, तो ये कंसेप्ट क्या है? अब यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंस क्या है कि महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण उद्यमता और ई गवर्नेंस का सफल जमीनी समन्वय है, यानी कि प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन है उनकी सक्सेस का, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसमें किन किन चीजों को फोकस किया गया है? मैंने बताया 3-4 चीजें हैं। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कंसेप्ट। अब इससे क्या होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक उत्पाद होगा तो उसको आराम से इंटीग्रेट होकर के उसको बढ़ावा मिलेगा। ओएनडीसी का एकीकरण, ओएनडीसी और उमंग ऐप, ओएनडीसी ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, यानी कि एक मार्केट प्लेस की तरह, इसके थ्रू क्या हो जाएगा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, आप आराम से दूसरों तक पहुंच सकते हो। अब इसमें तीसरी चीज है, वो है लॉजिस्टिक, यानी कि सामान का रख रखाव, उत्पादों की पैकेजिंग और देशव्यापी शिपिंग के लिए केंद्रीकृत फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां पर आपका सामान, अगर आपका सोचिएगा केरल से कोई सामान जाता है बंगाल के लिए, तो भाई तुरंत सामान तो नहीं पहुंचेगा, इसलिए बीच में इनको रोकने के लिए, स्टोर करने के लिए, जगह पहुंचाने के लिए आपके इस तरीके के क्या बनाया जा रहा है? लॉजिस्टिक सेंटर, यानी कि फुलफिलमेंट सेंटर बनाया जा रहा है, वो स्थापित की गए, जिससे कि माल को वहां स्टोर करके फिर बाद में सप्लाई किया जा सके। और चौथा, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, छोटे छोटे लोगों को मालिकाना हक के साथ में उद्यम बड़ा विकसित करने की क्षमता विकसित करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केवल ऋण से हटाकर उद्यम की ओर लेकर के जाना। बोले कि वो ऋण ना लें, अपना बिजनेस करें। यस, यानी कॉर्पोरेट खरीदारी के लिए सरस शक्ति कलेक्शन, यानी कि यहीं से सीधा सीधा उनकी खरीदारी हो सकती है उनके माल की। और इस तरीके से
आप उनको बढ़ावा दे सकते हो। अब यहां पर देखोगे तो ग्रामीण कारीगरों और शहरी ब्रांडों के बीच ई कॉमर्स बाजार ने एक डिजिटल समानता को स्थापित किया है। अब ग्रामीण लोगों को भी इसके माध्यम से एक मौका मिल रहा है। और यूपीएससी टेक अवे, ई सरस प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को जोड़कर भारतीय महिलाओं की आय को औपचारिक रूप प्रदान करता है। यस, अब बताइए, मुझे देखिए आराम से बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये आपका सिस्टम ठीक है कि नहीं है, मैं पहले जैसे ही पढ़ाऊं या इस तरीके से। मेरे दिल से पूछोगे तो ये ज्यादा बेहतर है, इसमें समझने में, समझाने में, प्रेजेंटेशन में ज्यादा बेहतर तरीका है, आई थिंक। बाकी आपसे जैसा सजेस्ट करोगे मैं वैसा आपको कर दूंगा। अब अगला एक टॉपिक है एमपीईडीए और सी फूड वैल्यू एडिशन। एमपीडीए सी फूड वैल्यू एडिशन, अब देखोगे तो ये देखिए यहां से लेकर के हमारा ये जो क्षेत्र है यहां तक, ये ऊपर का नहीं, इसके ऊपर के क्षेत्र को छोड़ दिए, ये वाला, ये जो है यहां तक हमारा जो क्षेत्र है ये हमारा समुद्री क्षेत्र है। अब चर्चा में क्यों है? एमपीईडीए क्या है? एमपी का मतलब होता है मरीन प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कोच्चि में आयोजित सी फूड एक्सपो 2026 के दौरान नेशनल स्किल ओलंपियाड का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न किया। कहां पर? कोच्चि में। ये रहा एमपीडीए का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? कोच्चि में। कोच्चि में ही उन्होंने दूसरा सी फूड एक्सपो का सेकंड वर्जन लॉन्च किया था, नेशनल स्किल ओलंपियाड का दूसरा संस्करण। अब बताती है कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए इसका उद्देश्य भारतीय सी फूड यानी कि समुद्री जो भोजन होता है उसके प्रसंस्करण में कुशल जनशक्ति को जोड़ना और उसके माध्यम से प्रसंस्कृत फूडों को आपको निर्यात को बढ़ावा देना। एमपीडीए एक वैधानिक निकाय है जिसे 1972 के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। एमपीडीए एक्ट 1972 उसके थ्रू बनाया गया था। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसका मुख्यालय कहां है? कोच्चि में। यानी कि नीली क्रांति और भारत के समुद्री निर्यात को बढ़ावा देने में वैश्विक मानकों के अनुरूप काम करने की कोशिश करता है ये। यस, क्लियर हो गया? तो इसमें एमपीडीए और सी फूड वैल्यू एडिशन का कितना बड़ा कंसेप्ट है ये आप समझ सकते हो। अब इसमें मुख्य अवधारणा क्या क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन देना, अंतरराष्ट्रीय मेलों के माध्यम से भारतीय झींगा, मछली, केकड़ों के निर्यात को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। गुणवत्ता नियंत्रण, यह सुनिश्चित करना कि भारतीय उत्पाद यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे कड़े अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करें, किसी प्रकार की कोई मिलावट या घटिया सामग्री न जाए। तीसरा, मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन, कच्चे माल के निर्यात से हट करके उच्च माल के प्रसंस्कृत उत्पादों पर विशेष जोर, यानी कि सीधा सीधा कच्चा माल ना भेजा जाए, कच्चे माल की कीमत कम होती है, अगर उसको प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके उसको बेचा जाए तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसलिए इंडिया में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है और सरकार भी फोकस कर रही है। और चौथा है स्थायी जलीय कृषि, पर्यावरण के अनुकूल फार्मिंग करना, डीप सी फिशिंग करना और आरजीसीए नेटफिश के माध्यम से क्षमता का निर्माण करना। एमपीडीए जलीय कृषि उत्पादों में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं की निगरानी के लिए एनआरसीपी, नेशनल रेजिड्यू कंट्रोल प्लान चलाता है। ये इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लेना। समुद्री उत्पादों में मूल्य संवर्धन न केवल निर्यात के राजस्व को बढ़ाता है बल्कि तटीय क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उत्पन्न करता है, जो मैंने अभी कहा। यानी कि प्रोसेसिंग फूड वैल्यू एडिशन न केवल कीमत बढ़ाता है, न केवल इनकम बढ़ाता है, लोगों को रोजगार भी देता है। इसीलिए किया जा रहा है, वरना पकड़ करके सीधी मछली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रोजगार किसको मिला? केवल मछुआरों को। लेकिन प्रोसेसिंग करेंगे तो इंडस्ट्री लगेगी, फैक्ट्री लगेंगी, वहां पर लोग काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो पैकेजिंग करने वाले होंगे, फिर उसके बाद उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, कीमत भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और किसको मिलेगा? वहीं पर रहने वाले, समुद्र तट के किनारे रहने वाले लोगों को, है कि नहीं? तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और एक अगला टॉपिक है अरेना। अरेना रिपोर्ट 2025 नवीकरणीय ऊर्जा की। अरेना का मतलब ही सिंपल सा है, आपका रिन्यूएबल एनर्जी नेशनल एजेंसी। आई रहना इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी नेशनल आपकी जो एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार आपके 2025 में स्थापित
नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं ने विश्व स्तर पर 480 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जीवाश्म ईंधन लागत को बचाया है। रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से इतने पैसे को बचाया, ये रिपोर्ट आई है। सोचिएगा, इतनी 480 बिलियन डॉलर की जीवाश्म ईंधन की कॉस्ट को बचाया। अब अरेना क्या है? अरेना 2009 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 171 देश हैं। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर स्थायी ऊर्जा संक्रमण, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन को गति देना, जिससे कि आसानी से हम नवीकरणीय ऊर्जा की ओर मूव कर सके। इसका मुख्यालय है मस्दर सिटी, अबू धाबी। इंपॉर्टेंट, जो कि कार्बन न्यूट्रल शहर है, यानी कि वहां पर किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्पन्न नहीं होता। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है और सक्रिय भूमिका निभाता है। अब यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है इसकी? देखिए, जलवायु परिवर्तन समन और स्वच्छ ऊर्जा अर्थशास्त्र का वैश्विक प्रभाव, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन को अगर रोकना है और हमें स्वच्छ ऊर्जा की तरफ हमको बढ़ना है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, तो उसमें इसकी बहुत अच्छी भूमिका है। यस, तो मस्दर सिटी यूएई में इसका मुख्यालय है। इसमें सर्वोच्च जो निर्णय निकाय होता है असेंबली कहलाता है, उसके नीचे एक होती है उसकी काउंसिल जिसमें 21 सदस्य होते हैं, रोटेटिंग लेवल पर चलते रहते हैं, और दूसरी होती है सेक्रेटरीट जिसमें कार्यकारी शाखा डेली लेवल के फंक्शनल एक्टिविटीज उसमें चलती हैं। ठीक है ना? अब मुख्य प्रावधान क्या है? देखिए, अभी हमने कहा कि जीवाश्म ईंधन के लगभग 480 बिलियन डॉलर हमने बचाए, ठीक? और भारत की इसकी बचत कितनी हुई? 18 बिलियन डॉलर की। हमने नवीकरणीय ऊर्जा बना करके इतना तेल, ऊर्जा, कोयला का खपत को हमने बचा लिया। 18 बिलियन डॉलर केवल ये पूरे विश्व में 480, भारत में 18 बिलियन डॉलर। अब इससे क्या हुआ कि लागत में भारी कमी। 2025 में स्थापित 90% से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं सबसे सस्ते जीवाश्म ईंधन से भी सस्ती हैं, ये समझ लीजिएगा। बैटरी स्टोरेज, बैटरी भंडारण की लागत में 30% की गिरावट आई है, जिससे ग्रिड स्टेबिलिटी संभव हो पाई है। ठीक है। भू राजनीतिक ढाल, जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम है, हरित ऊर्जा ने वैश्विक संकटों के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को महंगाई से बचाया है। कि जब बहुत सारे देशों में तेल और तमाम तरह की चीजें महंगी हो जाती हैं, कोयला महंगा होता है, तेल महंगा होता है, गैस महंगी हो जाती है, उस संकट में किसी भी देश को बचाने में इसने बड़ी भूमिका निभाई है अपने खुद की एनर्जी ने। प्रमुख बाधा क्या है? समस्या क्या है इस चीज की? समस्या है विकासशील देशों के लिए तकनीक अभी भी कीमत से बहुत ज्यादा है, और उसके लिए हम जो उधारी लेते हैं, पैसा लेते हैं, वो उसकी उधारी दर यानी कि ऋण जो है, लोन जो है, वो भी अभी कॉस्टली है, ये समझ लेना। अब हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो परियोजनाओं ने 8.4 गीगा टन कार्बन उत्सर्जन को रोका है इस समझौते के अनुसार। इसको इतनी मदद की है, और इसमें अब जो आप समझ सकते हो कि नवीकरणीय ऊर्जा अब केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और बृहत आर्थिक स्थिरता का मुख्य आधार भी है। अब बताइए, इज इट क्लियर? अब एक टॉपिक है, अभी हमारे सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ, और धीरज सेठ अभी नियुक्त हुए और उन्होंने एक विजय सिद्धांत दिया है। अब चर्चा में क्यों? 1 जुलाई 2026 को जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के 31वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और अपना एक विजय जो रूपरेखा है, उसको आउटलाइन है, उसको उन्होंने प्रेजेंट किया। अब बैकग्राउंड क्या है? यह विजन भारतीय सेना को विकसित करने 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप तकनीक रूप से सक्षम और भविष्य के लिए तैयार बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। वे पिछले 30 वर्षों में सेना में बनने वाले प्रमुख आर्म्ड कोर के पहले अधिकारी हैं। सबसे पहले अधिकारी वही थे आर्म्ड कोर के, और उनका यह सिद्धांत हाइब्रिड और गैर संपर्क युद्ध, नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर को आधुनिक वातावरण से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। अब यहां पर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचने की आवश्यकता है कि भारत की बदलती सैन्य कूटनीति और आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के संदर्भ में इन बिंदुओं को समझना चाहिए। यूपीएससी में पूछा जा सकता है ये ना, विजय। अब विजय का कंसेप्ट क्या है यहां पर देखिएगा, VIJAY। वी फॉर विजिलेंस, सतर्कता, सीमा पर LAC हो, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, या LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, की निरंतर निगरानी और उभरते असम्मित खतरों की 100% मुस्तैदी, विजिलेंस पर हमें फोकस करना है।
नंबर एक। दूसरा, आई फॉर इनोवेशन, ग्रे जोन, युद्ध से निपटने के लिए सैन्य सिद्धांतों में डीप टेक का एकीकरण करना, यानी कि डीप टेक यानी कि गहरी तकनीक जो है उसको अपनाना है। जे, ज्वाइंटनेस, संयुक्तता, सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच एक पूर्ण परिचालन तालमेल तथा सिविल सैन्य विलय बनाए रखने की कोशिश की जाए। ठीक है ना। और ए, आत्मनिर्भरता, आयात को खत्म करना और स्वदेशी हथियारों से युद्ध जीतने की रणनीति बनाना। और क्योंकि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार, जो मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाई थी। ठीक है ना। और वाई फॉर योद्धा फर्स्ट, योद्धा फर्स्ट यानी कि अग्निवीर हो से लेकर के दिग्गज वेटरन्स तक मानव पूंजी के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता, यानी कि योद्धाओं को हम विशेष तौर पर प्राथमिकता देंगे, उनको हम क्या कर देंगे, उनको प्रेफरेंस देंगे, उनको देना चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ हमारी सुरक्षा के लिए काम करने वाले लोग हैं। यूपीएससी के लिए विजय सिद्धांत एक संपूर्ण राष्ट्रीय दृष्टिकोण है को अपनाकर भारतीय सेना का पारंपरिक युद्ध शैली से आधुनिक डिजिटल युद्ध शैली में बदल रहा है। इस कथन की विवेचना कीजिए, मेंस का क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, बताइए। और यहां पर है आप लोगों के लिए आज का सरप्राइज। और सरप्राइज यह है कि ये तो पीपीटी आपको मिलेगी मिलेगी, अब इन्हीं टॉपिक्स की डिटेल में विद आपके मेंस के क्वेश्चंस के साथ में एक इससे भी और ज्यादा डिटेल आप पढ़ना चाहते हो तो आपको वो पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में अलग से सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलती जाएगी। यस, ये आपके सरप्राइज है। ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ के साथ एक डिटेल और आपको मिलेगी, इससे भी ज्यादा डिटेल, कि अगर बाई चांस इसके अलावा कुछ और ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। अब बताइए, अब आपका सरप्राइज कैसा है? और सरप्राइज लेने के लिए आपको मेरे पास पहुंचना होगा एक ही जगह पर, और वो है आपका ये, यहां पर सरप्राइज आपको डेली मिलेगा। यस, आज की क्लास देखिए, कल सुबह इसका सरप्राइज आपको मिल जाएगा। ये पीपीटी तो मिल ही जाएगी डेफिनेटली। इसको पढ़ना चाहे इसको पढ़िए, उसको पढ़ना चाहे उसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, उसमें से इंपॉर्टेंट पढ़ करके उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक्स्ट्रा निकालने तो नोट्स बनाते चले जाइए। अब इन सबको मिला करके नोट्स बनाइए। अब बताइए, तो कैसा रहा आज का प्रेजेंटेशन? मैं आपके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स में देखूंगा, उनका रिप्लाई करूंगा, और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन हाँ, टेलीग्राम को सब्सक्राइब, बहुत सॉरी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपके लिए सरप्राइज है ये। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।